हैं मैं, हम बात शुरू ही करते हैं। सबसे पहले तो मैं 2-3 अलग अलग विषयों पे हम लोग बात करते चले जाएंगे और फिर उसके बाद से लोगों से इंटरेक्ट भी करेंगे। मैं आपसे ही शुरू करता हूँ मैं कि कितना जरूरी लगता है आपको जब आपने चुना इस पेशे को और रिव्यू लिखना शुरू किया, तो हमने भी पहले पढ़ा होगा लोगों को, फिर उसके बाद एक राय बनी होगी, फिर हम आए होंगे राइटिंग में, और फिर रिव्यू हमने जॉब खुद चुना या मुझे दिया गया, उस हिसाब से शुरू हुआ। जब आपने शुरू किया था रिव्यू लिखते हुए भी काफ़ी समय हो गया, उस समय से लेकर अभी तक काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, सोचने का तरीका बदला है, उसको लोग कैसे लेते हैं ये सारी चीज़ बदली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जब शुरुआत की थी उस समय रिव्यू के बारे में जो आपका अपना कंसेप्ट था, और अभी जब आप लिख रहे हैं और बहुत ही लोग आपका वेट करते हैं कि कल मयंक का रिव्यू आएगा, हम पढ़ेंगे, तो उसको राय बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, जो भी होगा, इस प्रोसेस में कितना फर्क आया है? दो बातें एक साथ में कह रहा हूँ जी। और लैंग्वेज आप कोई भी चुन सकते हैं। हाँ नहीं, हिंदी भी चलेगा। मैंने एक्चुअली ये जॉब चुना नहीं, जॉब नहीं चुना मुझे। कभी मैंने ऐसा तो सोचा नहीं था कि बड़े होकर फिल्म रिव्यूअर बनूंगा। ये यूजुअली लोग ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। मैं भी पायलट ही बनना चाहता था बचपन में, बट जो कहानी जो है थोड़ी सी मैं संक्षिप्त में कहता हूँ कि मैं एक फिल्म देखने गया था, जो रेगुलर रिव्यूअर जो था उस अखबार में, मिड डे में काम किया करता था। उस समय हर तरह की स्टोरीज लिखा करता था, तो हाँ, हर तरह की स्टोरीज लिखा करता था एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार। तो कभी बिहार जाता था, वहाँ पे कुछ कोई सत्येंद्र दुबे का मर्डर हुआ तो वो हम कवर करने चले गए। सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रॉम बैन किया तो वो कवर करने चले गए। तो एक तरह से जो स्पेशल फीचर्स राइटर जिसे कहते हैं कि अगर लिखवाना हो लंबा कोई पीस तो इसको भेज देते हैं, ये उत्सुक सा एंथू कटलेट टाइप का बच्चा है तो उसको भेज देते हैं। तो उसी तरह से जब फिल्म रिव्यूअर जो था उस हफ्ते जब वो छुट्टी पे थे तो मुझे भेजा गया एक फिल्म को देखने के लिए, और मैं देख रहा था उस फिल्म को एक प्रीव्यू थिएटर में, प्रभा देवी में। एंड उस समय मैं अराउंड 2003 की बात कर रहा हूँ, उस समय ज़्यादा रिव्यूअर्स नहीं हुआ करते थे क्योंकि कुछ अखबार थे, आई थिंक न्यूज़ चैनल्स भी उस समय रिव्यूज़ नहीं कैरी किया करते थे, एंड रेडियो का तो सवाल ही नहीं था। तो जो 4-5 जो अखबार थे उनके रिव्यूअर्स आया करते थे, तो वो हम लोग देख रहे थे उस फिल्म को, और मैंने उस फिल्म के 15 या 20 मिनट देखे, और मैं थोड़ा अचंभे में आ गया, थोड़ा गिर गया मैं कुर्सी से, यार ऐसी भी फिल्म बन सकती है। एंड तभी उस थिएटर में आग लग गई। तो ये थर्सडे शाम का शो था, तो थिएटर में आग लग गई तो ऑब्वियसली सबको वहां से बोला गया कि आप चले जाइए, यहाँ से बाहर निकलिए। कुछ ऐसा धुआं हुआ दिखा नहीं, उतना ड्रामेटिक नहीं है ये कहानी। लेकिन जब हमें कहा गया बाहर जाने के लिए तो ये अराउंड 6:30 बजे थे, तो मैंने डेस्क में फोन किया और ये कहा कि देखिए ये जो फिल्म है ये सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म है इस साल की, और इसके मैंने 15 मिनट देखे हैं, इसका रिव्यू तो जरूर कल छपना चाहिए। तो मैंने डेस्क पे ये वर्ड छोड़ा था, मेरे डेस्क ने मेरे एडिटर को ये बात कही। मेरे एडिटर ने कहा कि अगर ये कह रहा है तो तुम डेफिनेटली कल कैरी करना। तो मैं गया अगले स्क्रीनिंग में, वो अगला स्क्रीनिंग जो था उसका प्रीमियर था, और वो प्रीमियर शुरू ही नहीं हो रहा था। तो वो 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। अल्टीमेटली जो फिल्म जो खत्म हुई वो अराउंड 3 बजे शायद खत्म हुई, या 3:30 बजे खत्म हुई। अब जिन लोगों ने अखबार में काम किया होगा उनको पता होगा कि हर जो पेज होता है, पन्ना होता है अखबार का, उसका एक डेडलाइन होता है। एंड अल्टीमेटली जो लास्ट जो पेज जो बचता है वो या तो पेज 1 हो सकता है, और क्योंकि वो 4 में होता है तो पेज 1, पेज 2 या लास्ट 2 पेजेस आपके लास्ट पेजेस होते हैं। तो तब तक पेज 2 भी बन चुका था, बट क्योंकि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था मेरे एडिटर इन चीफ से कि आपको ये रिव्यू कैरी करना ही है, तो मुझे थोड़ा सा समय मिला, अराउंड 10 या 15 मिनट मिले डेडलाइन से पहले, और मैंने कैश काउंटर से रिव्यू फाइल किया, और वो पेज 1 का स्टोरी था अगले दिन के अखबार का। और मैं मिड डे की बात कर रहा हूँ जो कि ब्रॉडशीट नहीं है, मतलब कि आप 1 या 2 स्टोरी ही कैरी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो उस दिन का न्यूज था वो एक रिव्यू था। सो क्वाइट ऑब्वियसली लोग थोड़े से चकित हो गए कि यार ये क्या किया। बट उस समय वो अखबार ऐसी चीजें करता रहता था, हर रोज हम कुछ ना कुछ तिकड़म निकालते रहते थे, टू स्टे रेलेवेंट, चौंकाते रहते थे। तो वो फिल्म थी बूम,
जिसमें अमिताभ बच्चन थे। उस फिल्म में वो कटरीना कैफ की डेब्यू फिल्म है, डेब्यू फीचर है, और बहुत लोगों ने और भी डेब्यू किया उस फिल्म से। आई थिंक मधु सापरे का भी वो डेब्यू था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अब यार, अब जो फ्रंट पेज पे आ गया रिव्यू, तो आई थिंक उन्होंने सोचा कि इसको ही ये काम दे दिया जाए। सो इट वाज नॉट प्लान्ड इन दैट सेंस, बट सिंस देन आई हैव एंजॉयड इट। क्या बदला है? पहली जो बात बदली है कि वो उस थिएटर में 4 या 5 या शायद 8 या 10 लोग होंगे मैक्सिमम। अब जब हम जाते हैं तो ऐसी बड़ी सी स्क्रीन में वो भरी पड़ी होती है। सो द नंबर ऑफ आउटलेट्स जहाँ पे रिव्यूज छपते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इन हियर आई मीन प्रेस या मीडिया। तो वो आपके आपके रेडियो स्टेशंस हुए, आपके अखबार हुए, आपके वेबसाइट्स हुए, आपके मैगजीन्स हुए। सो वो एक बहुत बड़ा है। सेकंड, वो अच्छी बात है, वो जो एक बड़ा है वो है सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया से एक बहुत फायदा हमें ये हुआ है कि जब मैंने जो शुरुआत की थी, तब एटलीस्ट बम्बई के मैं बात कर सकता हूँ, 3 या 4 अखबार थे। 2 सबसे इंपॉर्टेंट अखबार हुआ करते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया और मिड डे। मिड डे के रिव्यू पहले छप जाते थे। तो बहुत एक प्रेशर होता था कि यार ये बंदा कह रहा है कि ये फिल्म देखे कि नहीं देखे। एंड वो कभी भी मेरे दिमाग में फिल्म रिव्यू का कभी परिभाषा ये नहीं रहा है। मेरे मेरे हिसाब से रिव्यू का मतलब ये है ही नहीं कि आप किसी को बताएं कि किसी फिल्म को देखें या नहीं देखें। फिल्म रिव्यू का मतलब ये है कि आप फिल्म के बारे में बात करें, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो, थैंक यू। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आप उसको, जैसे कि कोई ट्रैवल राइटर होता है, वो किसी शहर जाता है, अपने एक्सपीरियंस कहता है, और शायद उसका बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, इसका मतलब नहीं कि वो शहर बुरा है, पर उसके लिए जो एक्सपीरियंस रहा उन 4 दिनों में वो थोड़ा बुरा रहा, तो उसको कहना चाहिए। वैसे ही हम स्पोर्ट्स कमेंट्री भी करते हैं, वैसे ही हम फूड रिव्यूज भी लिखते हैं। तो मैं उसको उस तरह देखता हूँ। लेकिन उस समय फिल्म रिव्यूज को ऐसा देखा नहीं जाता था, क्योंकि जो जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट जो है उसका, कि आप कहे इतने स्टार रेटिंग दें और कहे कि देखें कि नहीं देखें, वो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता था। बट अब जब सब हम सब के पास एक साधन है कि हम अपने वो जो राय है वो प्रकट कर सकें, बहुत आसानी से वो कमेंट दे सकेंगे, देखें कि नहीं देखें, तो वो बर्डन हमारे से निकल गया है, which I think is very liberating. I feel very good about it. So yeah, काफी लंबा बोल दिया हूँ। I think प्रशांत should take over. प्रशांत जी, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। पहले तो आपकी शुरुआत कैसे हुई रिव्यू, अच्छा, उसमें कैसे, और फिर जैसे मयंक ने कहा कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म रिव्यू करूंगा, तो वो शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं एनडीटीवी में हूँ पिछले लास्ट आई थिंक 18 ईयर्स से, और जर्नलिज्म में करीब 21 साल हो गए। तो जब मैं एनडीटीवी में था, दिल्ली में था, फिर बॉम्बे आया, तो ऐसे ही मेरे पाले में ये चीज़ आ गई कि मुझे फिल्म देखनी है और मुझे रिव्यू करना है। पहले हमारे एक दोस्त थे विजय, किया करते थे, वो चले गए, फिर वो मैं करने लगा, तो रिव्यू तो ऐसे ही शुरू हो गया। और क्योंकि फिल्में मैं शुरू से बचपन से शायद फिल्मों का शौक था, हिंदी फिल्में, इंग्लिश फिल्में सब देखते थे, तो वो एक क्या अच्छी फिल्म होती है, क्या बुरी फिल्म, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, वो शुरू हुआ। अब बनने के बाद फिर जब जैसे आपने कहा कि क्या बदलाव आपको लगा, मुझे सोशल मीडिया की बात कर रहे थे मयंक, तो सोशल मीडिया का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी मुझे लगता है। ये बात सही है कि लोग जो देख के आ रहे हैं उनको फिल्म अच्छी लगी, उन्होंने कहा अच्छी है, लेकिन रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे बुरा खराब लगता है वो ये हो गया है कि पिक्चर आपने आधी देखी और आधी देखने के बाद आपने बाहर जाके ट्वीट कर दिया रिव्यू, वो अनएथिकल है। मुझे लगता है कि फिल्म अगर आपको किसी ने वेडनेसडे को दिखा दी है तो उसका रिव्यू आपको वेडनेसडे को नहीं करना चाहिए, फ्राइडे को, क्योंकि एक आदमी इतने पैसे लगा के फिल्म बना रहा है, चाहे उसने खराब फिल्म बनाई, अच्छी फिल्म बनाई, रिव्यू आपको फ्राइडे है तो फ्राइडे को ही करना चाहिए। अगर फिल्म अच्छी लग रही है आपको तो मेरे ख्याल में आपको कर दे, ताकि वो उसको फायदा ही करेगी, लेकिन खराब लग रही है तो नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया में एक और जो सबसे खराब चीज हुई है, मुझे लगता है कि जितने भी फिल्म फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, सब अपनी दोस्ती भी निभाते हैं, क्योंकि दोस्ती हो भी जाती है, रिश्ते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप है, तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि फिल्मों की जो तारीफ होनी शुरू होती है उससे कहीं ना कहीं ऑडियंस की और रिव्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और जब आप वो फिल्म देखने जाते हैं तो वो आप उसी एक्सपेक्टेशन से तोलते हैं, और वो फिल्म अगर उससे आपको कम नजर आती है तो उसका असर सीधा आपके रिव्यू पे पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जरूर लोगों को आई थिंक प्रमोट करने चाहिए यार दोस्तों को फिल्में, मगर उसको इस तरह से करें कि रिव्यूअर को या आम दर्शक को एक उम्मीद ऐसी ना बन जाए कि यार ये तो तोड़ू फिल्म है, ये तो बस कुछ अलग ही कर देगी। तो मेरा कहना ये है। मेरा चिंता जैसे सबने बोला कि द मेजर चेंज जो आया है फिल्म रिव्यूज में, दैट इज सोशल मीडिया। अपने बारे में हाँ, सॉरी, मैं परिचय कराना भूल गया सर।
मैं ये समझ के बैठा तो सारे लोग हम लोग को जानते होंगे। नहीं, ठीक है। आपको जानते होंगे नहीं, ऐसा कहा जाता है कि रिव्यू पढ़े जाते हैं, रिव्यू पढ़े जाते हैं और रिव्यू देख के पढ़ने के बाद लोग कहता है हाँ भारती जी नमस्ते। जी। तो रचित फिल्म फेयर में लिखते हैं, फिल्म फेयर ऑनलाइन के लिए, और काफी सालों से 2008 से शायद लिख रहे हैं। जी, मैं 2008 से रिव्यूज लिख रहा हूँ, और जैसे सबने बोला कि रिव्यू लिखना वाज नेवर द एम, वो बाय डिफॉल्ट हो गया। हमारे यहाँ सुकन्या हुआ करती थी, सुकन्या वेंकट राघवन, वो रिव्यूज लिखती थी। एक दिन उन्होंने बोला मैं जा रही हूँ छोड़ के, तो वो उठी और वो चली गई, और जितेश जो मेरे एडिटर है उन्होंने बोला तुम क्या कर रहे हो? बोले सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जाओ रिव्यू देखो, मतलब रिव्यू लिखो। ओके, सो दैट इज हाउ, मतलब वैसे रिव्यू लिखना चालू हुआ। बट एक पॉइंट जो मैंने सीखा है इतने मतलब 7-8 सालों में इज दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स रिव्यूअर्स आर नॉट वेरी काइंड टू फिल्म्स। एंड मैंने जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने जर्नलिज्म किया, उसके पहले मैं एक फिल्म मेकर था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाता था पीटा और पीएफए के लिए। तो मुझे मालूम है एक फिल्म बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैंने एक बार मुझे एक शॉट दिया गया था कि मुझे जाके चिकन्स हैं उनके ऊपर जो क्रूएल्टी हो रही है उसको रिकॉर्ड करना है। तो मैंने को एक कैमरा दे दिया पैनासोनिक का, और बोले आप जाओ चेस करो जो चिकन ट्रक्स होते हैं, उसमें से चिकन कैसे निकालते हैं और उनको कैसे डालते हैं, उसको आपको शूट फुटेज लेके आना है। फॉर 3 days मैं वो चिकन ट्रक्स के पीछे बाइक पे अपना कैमरा लेके घूम रहा था। जहां वो रुकते थे अपना कैमरा चालू करके उनको रिकॉर्ड करना चालू कर देता था। द मोस्ट ग्रूलिंग एक्सपीरियंस ऑफ दैट वाज, कभी आप अगर उसके पीछे गए होंगे तो वो जो चिकन की स्मेल आती है वो फेदर्स की और उनके इसकी, आई हैड टू आई हैड टू एक्चुअली बेयर दैट। So filmmaking is a very extensive process. A lot of people spend a lot of their life, effort and blood in making a film. And once we are sitting in the theater, we don't know that. हमने वो experience नहीं किया कि वो film बनी कैसे थी. So when you're watching a film, it's better to be balanced. You know, when you're giving your opinion also. I mean, ठीक है आपको picture नहीं पसंद है या आप वो बोलोगे, but that can be said in a measured tone. You know, you don't need to always get personal, and you don't need to abuse the filmmaker or his effort. So you know that is what we should be sort of careful at. And again, social media hai, instant reviews ka zamana hai. I think the reviews are getting slightly redundant, yeah. Because you know anybody can watch a film and express their tweets, and if you just hashtag it or you know tag the film ka handle, then probably what 10,000 people know what you're expressing. And if enough opinions are collated, or IMDb again, yeah, IMDb. There are so many other forums, you know, you can express your personal opinion on. So I guess we are a dying breed. Today everybody is a reviewer. भारती जी, अभी हमने एक सवाल रखा है कि आपने जब रिव्यू शुरू किया, मैंने तो बहुत हाँ, dinosaur- वही तो आपका, आप हम सब में सबसे पुरानी है, और आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, लंबा एक्सपोजर रहा है। तो एक तो उस समय शुरुआत कैसे आप आई रिव्यू करने में, और फिर ड्यूरिंग इस कोर्स में क्या चेंजेस हुए हैं, वो थोड़ा क्या ऑब्जर्व किया है आपने, इस पर थोड़ी बात करें। Is it okay if I speak in English? हाँ, Okay. Oh, good evening, everybody. Very happy to be here at Jagran. Thank you, Mike. Oh, I've been here for such a long time. I think it dates back to Jurassic Park or something. But yes, there have been a lot of changes, and I think the main change is, as all of you have been mentioning, the social media. First and foremost, I found a change when I found the media getting to be a monster. I mean, we've become an unwieldy monster. So we have some 5,000 websites, and we have 5,000 channels, and we have 60,000 magazines, and every newspaper has a supplement. It was not there when I started. We were barely 5 or 6 people, so everybody was a friend to us. We had everybody's bedroom numbers. There were no mobile phones at that time. So it was very coveted that you have somebody's bedroom number, and you spoke to them directly. You know, that was a very different era, I would think. It is an era by itself. The main change was that we're just so vast today that we don't matter anymore. Because there's just so many of us. So if you don't like a film, there are n number of options. I mean, you get paid editorial space, which was non-existent in our time. Our time, it was really journalism. Whether you liked a film or you didn't like a film, you liked a person, you didn't like a person, it was balanced, it was journalism. Today, it's all PR. Because everything is driven by money. You have people, you have agents, you have PROs, you have business managers, you have a whole host of people. And you have these things called media net and stuff like that. I mean, I don't knock anything because I think that's today's world. But where is the journalism? Everything is paid for. I mean, somebody turns around and says, why should I give you an interview? I got this on the front page of so-and-so Times.
And you know it's paid for, so what are you even happy about it? It's an ad. What are you so thrilled about? You paid for that write-up, so what are you happy about? But well, that's not the way the world looks at it anymore. So I do think there's been a sea change in the way reviews, write-ups, journalism, everything has been. Everything has just turned upside down. And I really think we are a dying and redundant breed. We don't need film critics, we don't need reviewers anymore. Simply because every person watching a film today has access to Twitter, Facebook, whatever. I mean, you like Adil and Mushkil, you tweet and tell Karan Johar that he's thrilled, and you become a reviewer by default. So what do you need XYZ for? I really think we are a dying breed. R.I.P. I think I have to rebut R.I.P. you on that. Yeah. No, I think you weren't there, Bharti. I really started. We really started this session because of the way we are seated with me, and my point was most people are unable to understand that the point of the review is not to tell people whether they should watch or not watch a film. I think, right before this, yesterday I was at a panel discussion on the same topic, and one of my favorite reviewers, Bharadwaj Rangan, who works with the Hindu, we're also honoring him, in fact, at the Jagran Film Festival. And he said something very interesting, or articulated just right in just 4 words, is that there is such a thing as writing about films, and there's such a thing as writing around films. And of course, you can do both within the same review. I think that will never go out of fashion, because if that goes out of fashion, then writing of any nature will go out of fashion. Technically, you have an Expedia, or you have a TripAdvisor. So people tell you कि यार ये सब यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है. But that doesn't mean travel writing will stop. Technically, you have a Zomato, and there are consumer reviews all through the day. So there is quality writing on food, that we savor, that we enjoy. These are leisure reads. This is also, it's all an adjunct of journalism in some form or the other. Leisure reads will never go away, because, I mean, would it be a huge number? But I'm not too sure there was a huge number to begin with. I think there was a huge number for film reviews purely because people wanted to know through a star rating whether they should watch this film or not. I'm not too sure how many people were actually reading those reviews. And we were only too happy to make it, okay, that's what you want to know, तो इतने में खत्म कर दो ना बात. अब जिसको पढ़ना है, at least वो तो चलेगा ही ना. अब हम लिख सकते हैं. For sometimes for our own sake, and most times for the sake of people who care about films in the same way that a reviewer does. It's not just about कि यार चलेगी कि नहीं चलेगी. It's not just about यार मैं इसका fan हूँ, मैं तो सब कुछ भी देखूंगा. It's not just about कहाँ पे shoot किया है, कितने अच्छे कपड़े पहने. I mean, which isn't to say that all those things are wrong. A review can encompass all those things also, but it can be a little beyond that. I completely agree with you. I think most of us are qualified to write about it, and that's why we do it. Because we understand the medium, we write in a balanced way, as he put it. We don't just lambast something. And we're careful with our language, which a lot of the public is not. When they tweet or when they use social media, they use language which is very objectionable. We don't. So I agree with you to that extent. But I don't agree with you where you talk about, I don't know how many numbers there were. Because I do know that when Vikram Singh wrote, I don't know if that era is over, of course. Sure. Vikram Singh used to write reviews for the Times of India. His reviews, and he didn't fraternize with the film industry, although his brother was an actor, Ken Singh, the villain. He never fraternized with the film industry, and he wrote reviews, just sitting in his cabin at Film Fair or wherever he worked. And people used to wait for that review. And I have seen Devanand, I have seen the biggest of stars, not just wait for his reviews, but actually feel extremely, I mean, they had extreme reactions to his review. And they just not just waited, and everybody, not just the film industry, the public, because they had no other access. I mean, there was nothing called the social media. There was no television. So, this was the only medium. And people did read them, the people did go by them. And there were a lot of people who, not just look forward to, but they laid store by what was written. It really meant a lot to them, which I don't think today it means that much. Because, people have this attitude. I've seen the changing nature of filmmakers to all of us. Oh, you don't like it? It's okay. I've got 10 other people who will write good about me. And I'll get paid and I'll get a full page done.
So, what do they need you for? And when we talk of quality writing, who's interested in your quality writing? Chun chun ke log hain. But at one time, everybody used to read what we wrote. From J.R.D. Tata to the guy who gave me my idli sambar outside Free Press, everybody read what I used to write. I can't say that today. रचित, हम फिर बात को दूसरी तरफ भी ले चले। क्या जब आप रिव्यू लिखते रहे उस समय आपके सामने कोई रीडर रहता है, कोई टारगेट जो आपका रीडर ऑडियंस हो, उसका कितना ख्याल रखते हैं आप? उस हिसाब से कुछ सोच के लिखते हैं पहले से कि हमें इस ऑडियंस के लिए, इस रीडर्स के लिए? जी, आप 100% सर। जब मैं एक फिल्म देखता हूँ और एक फिल्म रिव्यू लिखने के पहले मैं अपने आप को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, was I entertained with this film or not? अगर मैं entertained था, तो there are certain, I'm a slightly trained professional. I can realize where the camera was set up, how the light was done, so I understand the technique of film. तो मैं वो जो टेक्निक में भी अगर थोड़ी गिर रही होगी फिल्म, तो मैं उसको लीवे दूंगा because the intention of the film is right. And this is something I've picked up. Like for example, I had this long conversation with Kabir Khan once, and he mentioned कि हर फिल्म की ना एक politics होती है. There is an intent to a film, and you need to recognize and realize that intent. उसके एग्जीक्यूशन में बहुत फॉल्स हुए होंगे, आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो रहा है, बीच में मैं बोर हो गया 20 मिनट ये वो, पर अगर ऑन द होल आपको पिक्चर के, आप जब पिक्चर देख के बाहर निकले और आपको लगा है कि आपने कुछ देखा, इट टच्ड यू, देन यू शुड बी ट्रू टू दैट फीलिंग, एंड आई थिंक द रिव्यू शुड एनकम्पस दैट फीलिंग आल्सो. I completely agree because when I saw something like Houseful 3, I thought Houseful 3 was fine for the genre it was. What else do you expect from a Houseful 3? When you go in to see Houseful 3, this is what you expect. And I got what I expected. So I came back and said just that if you like this kind of thing, then this is perfect. And Akshay Kumar was very surprised. He said, you must be one of the few critics who liked it. I said, liked it as in, I just think it was correct for what it was meant to be. Now, I cannot judge Houseful 3 and Pink the same way. They're two different, so you judge a film for the genre it is. And for the kind of audience it's been made for. And also, sir, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पर्सनल हैं, मतलब हमारे जो पर्सनल प्रेजुडिसेस हैं और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मींस आप ये नहीं चेंज, ठीक है मैं रिव्यूअर हूँ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मैं ये नहीं चेंज कर सकता कि मैं कैसा फील करता हूँ. सो इफ देयर इज सम कंटेंट ऑन द स्क्रीन जो मुझे पसंद ही नहीं आने वाली है, फिर वो भले ही कितनी भी रेलेवेंट हो, मैं उसके बारे में अच्छा नहीं लिख पाऊंगा. So that also makes a very big important. Personal biases रहते हैं. Personal biases आते ही हैं. Like and उसका reverse ये भी होता है, जैसे I really enjoy masala movies a lot, okay, because I grew up on them. So जब मैंने राउडी राठौड़ देखी थी, it was a very bad film, but I enjoyed it thoroughly and I gave it a good review. I gave it some 4 stars. Why are you calling it a bad film? No, I thought Rowdy Rathod was good for the genre it was. Yeah, but then there was always, I'm telling you, the feedback that I got on my review was. The first comment within 1 hour of posting it on the website was, how much did you get paid for this? No, that's okay. That's okay. उस पर हम आएंगे, उस पर भी हम आएंगे. I mean, उस पर हम obviously it's a good लेकिन film for रचित, जो you. एक बात हमने पूछी थी कि आपके रीडर कौन हैं, किनके लिए आप, जब चूंकि आप ऑनलाइन पे हैं, आप मैगजीन में शायद अब नहीं लिखते, रिव्यूज नहीं आता है, तो आपके रीडर कौन हैं, उनके ख्याल के हिसाब से क्या उसमें ख्याल रखना पड़ता है आपको? See again, going by social media standards, our audience has to be the young people, people who are in college and probably people who are in school also. So that has to be our target audience, I guess. प्रशांत, आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपके सीधे ऑडियंस से बात होती है जब आप बोलते हैं तो? सर, हर टीवी चैनल की एक टारगेट ऑडियंस आपको लोग सुनते हैं ज्यादा, सुनते भी हैं, और हमारा जो रिव्यूज होता है वेब पे भी जाता है, तो वो भी है. तो जो मेन चीज मैं दिमाग में रखता हूँ वो ये रखता हूँ कि एक तो जितना जो भी मैं लिख रहा हूँ रिव्यू, वो ड्यूरेशन की फाइट तो हमारे यहाँ होती है, तो वो है. उसके अलावा मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने कमिट किया है फिल्म मेकर ने हमें प्रोमोस के थ्रू या अपने इंटरव्यूज के थ्रू, क्या वो मुझे मिला या नहीं मिला. तो जैसे आपने कहा हाउसफुल 3, बिल्कुल सही एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर मैं हाउसफुल 3 देख रहा हूँ, मुझे भी फिल्म अच्छी लगी, मैं हंस रहा हूँ और हंसने के बाद मुझे मजा आया फिल्म देखने के बाद, तो जाहिर सी बात है मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि अक्षय कुमार ने बोला था यार दिमाग घर पे छोड़ के आ रहा, तो मैं दिमाग घर पे छोड़ के आया हूँ, मैं उसको किसी फिल्मिस्तान से या पिंक से या किसी और फिल्म से कंपेयर नहीं करूंगा. तो वो होना चाहिए. और जहां तक ऑडियंस को सोचने की वाली बात है, तो जैसे रचित ने कहा कि आपको फिल्म कैसी लग रही है, मुझे फिल्म, अगर मैं एक चीज बहुत देखता हूँ, अगर फिल्म में कोई मैसेज है, मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, तो मुझे वो फिल्म बहुत टच कर रही है और मैसेज है, और मुझे लगता है कि उसमें टेक्निकली इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं एक बार को उसको
थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन बंदे ने कुछ करने की कोशिश की है, वो मैं देखता हूँ। और अगर एंटरटेनमेंट देख रहा हूँ तो फिर मैं ये देखता हूँ कि अच्छा मुझे एंटरटेन किया या नहीं किया। टारगेट ऑडियंस हमारी एक एनडीटीवी की एक अलग टारगेट ऑडियंस है, और वो ध्यान में रखते हैं हम। उससे ज्यादा मैं ये ध्यान में भी रखता हूँ कि यार हर फिल्म में खामियां और खूबियां दोनों होती हैं, तो बेटर है मैं खामियां और खूबियां दोनों बताऊं। कोई भी आदमी है, उसने अगर फिल्म बनाई है तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें सारी खामियां ही खामियां हैं। मेरे ख्याल में जब से मैंने रिव्यू करना शुरू किया, मैं एक ही फिल्म में, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसमें मैंने शायद कोई स्टार भी नहीं दिया था उस फिल्म को, क्योंकि मुझे लगा कि नीयत साफ नहीं थी बनाने वाले की। तो ये देखना बहुत जरूरी है, ऑडियंस आपको क्या देखेगी। और बहुत सारी फिल्में होती हैं, आप जब देखते हैं आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आप उसको वापस टीवी पे देख रहे होते हो तो आप बहुत हंसते हैं। ऐसा भी हुआ वेलकम फर्स्ट जो थी, मैंने देखी, मुझे बिल्कुल अच्छी, मैं हंसा ही नहीं फिल्म में। जब मैं टीवी पे देखी तो मुझे अच्छा लगा। तो वो भी होता है, आप किस मूड में देख रहे हैं। और सुबह सुबह 9 बजे जाके आप देखते हैं जब फिल्म, कई बार अभी आने वाली फिल्म में आपको धोनी देखनी पड़ेगी सुबह 9 बजे, तो आप सो उठ के जाते कई बार रात के 12 बजे भी देखनी पड़ती और है। दिन में That तीन we तीन don't देखनी mind. पड़ती है। I do mind this Friday morning. दिन में तीन तीन देखनी पड़ती है। हाँ। तो मेरे ख्याल में सब कम वर्ड्स में आप अपनी बात ऑडियंस तक समझा दें, कि क्योंकि सब ऑडियंस को एक ही चीज नजर आके पढ़ता शायद कोई नहीं है, सब स्टार्स देखते हैं, कितने मिले, 2, 2.5, 3 बस। तो आप बिना कहानी बताए, क्योंकि कहानी भी आजकल मैंने देखा है रिव्यूज में लोग कहानी पूरी बता देते हैं, हाँ, तो कहानी नहीं बतानी चाहिए। आपने 2.5, 3 स्टार, जो भी स्टार आपने देने वो दिए, कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह जाइए, और क्या है उसमें अच्छा वही वो ऑडियंस को बता जाइए, क्योंकि ऑडियंस वही पढ़ेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लिखता हूँ। महेश, आप मैं- क्या कहना चाहेंगे इस बारे जी में? आई थिंक प्रशांत ने 2-3 चीज कही, जो जिस पर मैं अपनी राय प्रकट करना चाहूँगा। पहली बात कि जब आप कभी कभी टेलीविजन पर देखते हैं तो जो सोच आपकी जो होती है उस फिल्म की थोड़ी बदलती है। इनफैक्ट जब जितना स्क्रीन छोटा होता जाता है उतना आप लीवे देने लगते हैं ज़्यादा ज़्यादा, प्योरली बिकॉज अगर स्पेशली अगर आप फ्लाइट पे हो, मुझे तो फ्लाइट में आज तक कोई फिल्म बुरी लगी ही नहीं कि आप फंसे हुए हैं, कुछ करने को है नहीं, सामने फ्लाइट पे एक पिक्चर दिख रही है, छोटा सा स्क्रीन है, कभी मन किया खाने लगे फिर सामने देखने लगे। टेलीविजन पे भी यही है। बट जब आप थिएटर पर आते हैं, जो एक ओवन जैसा सिचुएशन है, एक हॉट बॉक्स जैसा सिचुएशन है, लाइट ऑफ है, आपकी आंखें आगे हैं, बड़ा सा स्क्रीन है, और अगर बुरी हो फिल्म, अगर आपको लग रही है बुरी, तो पिटाई हो रही होती है आपके सर पे, because you can't look here left right, you can only look straight into the screen. So obviously वहां पे जो expectations जो होती है आपकी एक फिल्म के साथ, वो थोड़ी बढ़ जाती है। And शायद प्रेशर भी, आप प्रेशर में भी देखते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि But, आपको yeah, अच्छा बुरा जो भी है, हाँ, बट वो अगर बुरा होता है तो ज्यादा बुरा लगने लगता है, और कभी कभी जब अच्छा होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज स्केल बहुत बड़ा है। तो यू नो, एंड बिकॉज टेक्निक इतनी अच्छी होती है फिल्म मेकिंग की, अगर अच्छी तरह से बनी हो तो और ज्यादा बेहतर दिखने लगता है। विच इज व्हाई आई थिंक जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है किसी फिल्म का जाना नहीं चाहिए, बिकॉज वो बनी, वो जो मीडियम जो है वो तो थिएटर के लिए ही बनी है। बट सेकेंड जो एक बात है, and ये हमारे विरुद्ध, एंड आई मीन वेरियस फिल्म रिव्यूअर्स, उन पर एक काफी लागू होता है, और फिल्म मेकर्स काफी कहते हैं कि यार इतने सारे फिल्में देखते हो, जेडेड हो गए हो, एक एक दिन में 3-3 देख लेते हो, थक जाते होगे, यू नो, विच इज वो जो तुम्हारे दिखेगा तुम्हारे काम पे या तुम्हारी राइटिंग पे या तुम्हारी सोच पे। आई थिंक मेरा ये मानना है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे याद भी नहीं होगा कि कितने देखे होंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 14 years, about 13 years at least, continuous reviewing, week after week, कभी कभी किसी हफ्ते बहुत सारी फिल्में। अब मैं उतनी ज़्यादा फिल्में नहीं देखता हूँ, बट एक समय में तो 4-5 रिव्यू कर ही देता था। बट अगर वो तीसरा भी फिल्म हो, इनफैक्ट इट वर्क्स टू योर एडवांटेज, कि आपने बहुत ही बेकार फिल्म इसके पहले देखी हो, एंड देन यू आर लाइक, यू नो, यू आर रियली लाइक, यू नो, यू हैड इट, यू नो, आपका सर दर्द कर रहा है, एंड देन समथिंग ब्यूटीफुल कम्स अप, यू स्टार्ट फीलिंग इवन बेटर। वो शायद उतनी अच्छी ना हो, बट यू जस्ट स्टार्ट एंजॉयिंग इट इवन मोर। सो जो बिंज वॉचिंग जो है, आई डोंट थिंक ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो अगर फर्क पड़ता तो इतने लोग अभी टेलीविजन शो जैसे देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं, एक एक बार में पूरी सीजन खत्म कर देते हैं, एक एक घंटे का एपिसोड चल रहा होता है, 8-8 घंटे पे एक टेलीविजन शो को देख लेते हैं, रियली एंजॉय करते हैं, बिकॉज वो कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि आप आगे क्या होता है वो उसके लिए आप उत्सुक होते हैं। एंड आई थिंक फिल्म के साथ भी ऐसा वर्क करता है। सो ये जो जेडेड होने का जो आर्ग्यूमेंट है, मेरा मानना है कि गलत नहीं है, गलत है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस लव फिल्म्स एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स व्हाई वी गो टू वॉच। मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि फिल्में आप 3 दिखाए 4 दिखाए, प्रॉब्लम वो नहीं है, बट जो फिल्म मेकर्स है ना, उनको थोड़ा सा रिव्यूज का ध्यान ये रखना चाहिए कि एक आदमी सुबह 9 बजे गया है, वो हमें बुरी लग रही है फिल्में, हम थक गए, प्रॉब्लम वो नहीं है।
प्रॉब्लम ये कि बैक टू बैक आप 4 फिल्में देख रहे हो, 5 फिल्में आप जो ऑफिस में काम करते हो उससे ज्यादा काम आप उस दिन फिल्म देख के करते हो। लेकिन उसमें अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है उनका, और उनको पता ही नहीं है कि दूसरी फिल्म का रिव्यू, कई बार तो होता है कि एक फिल्म चल रही है उसके साथ ही दूसरा भी रिव्यू, तो वो आप ठीक कह रहे हैं कि आप को ऐसा नहीं कि आप थक गए और आपका फिल्म का रिव्यू आपने खराब किया, आप वो कभी नहीं करते। लेकिन इतना जरूर होता है कि प्रेशर कितना बढ़ता है कि आपको फिल्म देखनी है, फटाफट जाके अगर टीवी और सोशल मीडिया या वेबसाइट पे फटाफट आपको रिव्यू लिखना है, तो आप 4 फिल्में देख के अगर रिव्यू करेंगे तो आपका काम बढ़ गया। आप एक फिल्म देख के करेंगे तो आप थोड़ा सुकून में लिखेंगे, वो मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि कुछ समय पहले तक आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे और अलग लिख रहे थे, अलग रीडर्स के लिए लिख रहे थे, अभी आप मिड डे के लिए लिख रहे हैं, तो आपके राइटिंग स्टाइल में कोई फर्क है रीडर्स की वजह से या कैटेगरी के हिसाब से? वो अगर होगा तो फिर थोड़ा करप्शन आ जाएगा राइटिंग में। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी राइटिंग अच्छी तभी होती है जब डिस्टेंस बिटवीन व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू राइट इज जीरो, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अब किसी और को पसंद आएगी तो फिर उसी से रिव्यू करवा लो ना, एंड इट इज बायस्ड, देयर आर पर्सनल बायसेस। मेरी खुद की जो अपब्रिंगिंग है वो भी दिखेगी, मेरी खुद की जो सोच है वो दिखेगी, मुझे शायद कुछ जॉनरा ज्यादा पसंद आते हो वो भी दिखेगा, और वो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वो आप अगर कोई रिव्यूअर को आप फॉलो कर रहे हो कुछ सालों तक तो पता चल जाता है, एंड सो एंड इसलिए वो रीडर भी समझ जाता है कि यार ये कम से कम कंसिस्टेंट तो है, ये कंसिस्टेंटली ऐसी बातें कह रहा है, इसका कोई प्रोफेशनल बायस नहीं है। पर्सनल बायस तो इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव, एंड हर ओपिनियन सब्जेक्टिव ही होता है, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं हो सकता है। बट आपका सवाल क्या था अजय जी? मैंने पूछा था कि नहीं रीडर्स के हिसाब से कभी सोचते हैं या नहीं, आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट जब मैं अखबार में जब काम करता हूँ तब मैं बिल्कुल रीडर के हिसाब से सोचता हूँ। वो एक अलग एक डुअल रोल है, वो बिल्कुल अलग रोल है, जहाँ पे अगर पूरी दुनिया को सलमान खान पसंद है तो पसंद है, अगर हर रोज हमें इंटरव्यू कैरी करना पड़े तो हम हर रोज करेंगे। बट अगर मुझे रेडी पसंद नहीं आ रही है या बॉडीगार्ड पसंद नहीं आ रही है, तो क्योंकि लोगों को पसंद आएगी, अगर मैं वो कहूंगा या ऐसा लिखूंगा तो मैं खुद के साथ डिसऑनेस्टी करूंगा, एंड रीडर के साथ तो करूंगा ही। सो आई थिंक वन ऑफ कॉज इज कि आपको पसंद आई कि नहीं, बट उसको आर्टिकुलेट करना कि क्यों नहीं पसंद आई, दैट इज अ रिव्यू, एंड वहां पे कुछ झोल नहीं होना चाहिए। मैं एक सवाल कर सकती हूँ सबसे? मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप लोग लोगों को इंटरव्यू करते हो, फिल्म मेकर्स, एक्टर्स को इंटरव्यू करते हो, then how honest and how unbiased can you be when you're reviewing? How do you divorce yourself as a reviewer and somebody who's needing somebody to come and do your cover story, needing somebody to come to your event? Doesn't this get influenced in some way? Because I'll tell you why I'm telling you this. Because मेरी एक किताब अभी हाल ही रिलीज हुई, तो at the book release there was an actor, male female नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन there was an actor who had come who was on the stage, and his or her film was released after that, and I didn't like the film, and I said that I didn't like the film. I promptly got a message saying, this is how you repay me for having come to your book launch? Oh my God. So you see, and it was just now. You don't expect this kind of reaction, but that's what happened. And this is a person I had not invited. Somebody else's it had invited, had come for somebody else's sake, but still reacted just because it happened to be my book. And I just sent back a message saying, what's the connection? Please tell me. I got no answer. But you see, that happens. And mine is only a book release once in 2 years or whatever. But you people interview people all the time. You people need them to come on your cover. You need them to give you your exclusives. You need them to come to your events. How do you, because I know Mr. Nari Hira told me from Stardust. He said, because of the Stardust Awards, he says, I can no longer carry the kind of stories I used to 20 years ago. See, in terms of the politics of it, I think, see, as reviewers, we have responsibility, right? When we're watching a film, as Mayank said, it's not always about telling the viewer, dekho ki nahi dekho, as opposed to creating a dialogue, a conversation as to what did you enjoy about this film and what is the film worth to somebody. So, I think on that professional angle, we have to separate the two worlds. I mean, interviews and... You have to, but Yeah. how far are you able to? On my personal experience, I'll say fairly I'm able to do that.
because I don't think my brand or my office or the position that I occupy in my company puts any pressure on me as to influence my opinions about my film. So if I felt something strongly about my film and I write that, that is the last word. At least in the way I function. प्रेशर तो कोई नहीं डालता, कभी नहीं आके कहता कि भाई आप इतना स्टार दो या मत दो। दो चीजें आपने भी बोला, अभी मयंक ने भी कहा कि इतने सारे रिव्यूअर्स हो गए, इतने सारे मीडियम्स हो गए कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जब हम इंटरव्यूज करते हैं तो हम भी ये नहीं सोचते कि उसने देखा या नहीं देखा, और जब हम रिव्यू करते हैं तो हम नहीं सोचते किसने देखा नहीं देखा। जहां तक बात यह है कि रिश्तों की कि कोई आप बुरा मानेगा या क्या, एक दो बार हुआ ऐसा कि मैं एक पार्टी थी फिल्म की, फिल्म सक्सेसफुल हुई थी, तो गए जो राइटर थे फिल्म के, वो दरवाजे पे मिल गए और उन्होंने कहा कि यार, मैंने उनको बोला कि अच्छा लिखा है आपने फिल्म, ये वो, तो बोले यार पर सबसे कम नंबर आप ही ने दिए थे। तो मैंने कहा 3.5 दिए थे, बच्चों की जान लोगे क्या? तो बोले कि, मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने, बोले क्या प्रॉब्लम थी? मैंने कहा मुझे लगा कि फिक्शन बहुत था जहाँ बायोपिक की बात कर रहे थे। तो सुनते रहे फिर उन्होंने कहा कि सही कह रहे हो, वैसे हमने ना इतना उसमें फिक्शन था और ये चीजें थी, ये मैंने कहा फिर मैंने क्या गलत दिया? तो उसमें एक दिमाग में उसको बुरा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग, हम भी ये दिमाग में सोच के चलते हैं कि नहीं देखा होगा, तो इसलिए हम भी बेधड़क बोल देते हैं, लिख देते हैं। मैं आपका कोई एक्सपीरियंस है? Well, I think one of the reasons why we are film reviewers is genuinely, and I can speak for everyone on this table for sure, is genuinely for the love of films. Okay? And you express that love of films, one, through reviews, by talking about them. You express your love of films through doing filmmaker interviews, through having conversations with lead actors, actors in general. You express it through doing stories in some form or the other, which is centered on films. And at some level, it increases our own understanding of the medium. I don't think, I mean, while you did give the example of Bikram Singh, while he was there, I'm sure he did interact with the film industry in some form or the other. It may not be interviews that he's running, but I think that dialogue between those who work in the medium, because that only enhances your insight. Otherwise, what's the difference between somebody who tweeted, somebody who put in something? Because you have to be a little more informed than the reader or the viewer. And the reason why, how you can be informed, besides of course watching a lot of films, besides of course reading a lot of books on cinema, is actually being right in the middle of where it's being made. You learn so much. Besides that, there should be too much empathy also, because जो एफर्ट जो लगता है एक फिल्म में बनाने में, वो जो बहुत अच्छी होती है, उतना ही एफर्ट लगता है कोई फिल्म बनाने में जो उतनी अच्छी नहीं निकलती है। तो एफर्ट तो इक्वल है, बट कोई महान फिल्म बना देता है, कोई नहीं बनाता है, तो हमको कहने का तो हक है या सोचने का तो हक है, तो हम वो करते हैं। But in my so many years and so many publications, I have not had one miserable experience. I can call miserable in a real sense. I mean, there have been, those things that, become great stories to tell over a drink. But ऐसा कुछ नहीं हुआ है जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बुरा मान गया, मैं काम कैसे करूँगा? Because you have been consistent. The day I say कि यार ये है ना, ये महान है, और अगले दिन होगा ये बड़ा घटिया है, और परसों बोलूँगा क्योंकि उसने मुझे फोन किया कि ये अब महान हो गया. When they see that there's some duplicity in what you're trying to do, when they have no respect because they can see through your game. I think when you play that game is when it's a shit show. I'm not very sure. आप खुद आपके सवाल के बारे में आपका जवाब क्या है? मेरा जवाब यही है कि I am so particular about compartmentalizing my work. That book is one place, editorship is one place, journalism is one place, reviewing a film is a job by itself. I completely keep it away from everything else. I unfortunately have been around for so long that a lot of people call me auntie. For instance, Abhishek Bachchan, or I'm not throwing names, but these are people who have all grown up in front of me, so they call me auntie. For them, auntie wrote badly about me. The auntie didn't like my film, so I've had that problem with a lot of these children. But when I'm watching a film, nobody's a nephew, nobody's a niece, and nobody's a friend. So that's the way I look at it. But unfortunately, that's not the way the others look at it. So I have encountered that little bit of
एक और चीज मैं ऐड करना थोड़ा सा चाहूंगा है, but I'm able to take it because I just feel ठीक है. They are being petty doesn't mean I'm going to change my views because I'm going to continue the way I am and I've continued the same way. So 99% of them take it. There's that 1% that still sends you a nasty message once in a while, and that's all right. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँ, कई बार शायद जो स्टार्स है वो भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो वो भी अगर आपने खराब लिखा है, बुरा लिखा है, तो वो शायद उसको आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे. पहली चीज हो सकता है अगर मैं उसको किसी इंटरव्यू के लिए बोलूँ या किसी चीज के लिए बोलूँ तो वो बहुत सहजता के साथ उसको मना करते हैं. ये नहीं कहते तूने मेरे बारे में बुरा लिखा या बुरा बोला, मैं इसलिए नहीं करूंगा. एक तो ये है, और दूसरा ये है कि शायद हम में से कोई, आई थिंक मैं इनके बारे में भी, आपके बारे में, हम एक होता है रिव्यू और एक होता है थोड़ा बदतमीज रिव्यू, है ना, कि आप Which he mentioned. हाँ कि आप बुरा बोल रहे हैं या अंडे फेंक रहे हैं या कुछ और फेंक रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप किसी भी स्टार के लिए, आपने कहा उसने अच्छा काम नहीं किया, किस लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं, किस शालीनता के साथ आप बोल रहे हैं, वो बहुत डिपेंड करता है. और वो कोई, उसमें मुझे लगता है कि हमें किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है. हमें बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम बदतमीजी ना करें. तो वो भी सामने वाला देखता है कि यार ये आदमी बदतमीजी कर रहा है या मेरे को बिल्कुल काटने पर लगा हुआ है या इसका कोई एजेंडा तो नहीं है. ये सारी चीजें भी है. I agree. But you know, there's something you said which I don't completely agree with. आपने कहा कि इतनी मेहनत जाती है फिल्म बनाने में, etc. etc. I don't think when you're watching a film it should matter at all. No, Frankly. yeah. मुझे तो I don't care how much effort you put in. I don't care what happened behind the screen. It has nothing to do with me. I'm going to watch it dispassionately as far as humanly possible. Dispassionately, I don't care whether you're related to me, not related to me. I don't care what went into the making. We have to see what the product is. So I don't go behind the scene at all. But I agree with you that it has to be balanced, it has to be sensible, and you have to be very, very temperate with the language you use. जी, मैं कुछ बोलना चाहेंगे? अजय जी आप अजय, बोलिए ना. ये- अजय जी आप अपना रिव्यू बताइए. आप यू आर अ रिव्यूअर. नहीं, मैं तो एक चीज पहले क्लियर कर दूं सबसे पहले कि कभी भी आज तक, और शायद हम में से कोई भी घर से ये सोच के किसी दिन नहीं निकलता है कि आज मैं एक बुरी फिल्म देखूंगा और फिर देख के आऊंगा, उसकी इतनी बजाऊंगा आज कि उसकी छुट्टी हो जाएगी. ऐसा कभी सोच हम हमेशा open mind हाँ, के साथ. ओपन माइंड से, और घर से ये सोच के जाते हैं कि आज एक बहुत खूबसूरत फिल्म देखेंगे और उसको देखते हुए मजा आएगा और बहुत अच्छी बातें लिखेंगे उसके बारे में. हाँ, बुरा एक्सपीरियंस रहता है. मैं पर्सनली गालियां कम देता हूँ, वैसे भी व्यवहारिक जिंदगी में भी और लिखने में भी. तो जो फिल्म अच्छी नहीं लगती उसके रिव्यू छोटे हो जाते हैं मेरे, जो फिल्म अच्छी लगती है उसके रिव्यूज लंबे हो जाते हैं या अपने आप. और ये जो दूसरी बात आपने पूछी कि कैसे आप लोगों से ये कंपार्टमेंटलाइज करते हो, और शायद इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि कई स्तरों पर मैं मिलता हूँ स्टार्स से और उनसे, और रिव्यू भी लिखता हूँ. रिव्यू में चूंकि मैं असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, तो अगर मैं उनकी हिंदी में समालोचना शब्द कहते हैं, आलोचना से भी आगे, तो वैसी बात अगर होती है तो वो भी समझते हैं इस बात को और बाद में अप्रिशिएट करते हैं दूसरों से कि देखिए उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने किस भाषा में क्रिटिसाइज किया और कैसे पॉइंट्स रखे, आप कितना लॉजिकली एक फिल्म को खराब बताते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग जो चालू लैंग्वेज बुरी फिल्म है, मत देखो, जैसा आपने कहा मत देखो, ये हमारा राइट नहीं है कहने का. कोई देखे न देखे ये उसका अपना फैसला है रीडर्स का. तो मुझे कभी ऐसी दिक्कत नहीं है. बहुत सारे स्टार्स मिलते हैं, कहा कि आपने फिल्म का रिव्यू अच्छा नहीं लिखा था, लेकिन उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू कभी कैंसिल नहीं हुआ. हाँ, मुझे इंटरव्यूज भी मिलते रहे, वो लोग मेरे बुलाने पर आते भी रहे. नहीं आने की वजह हो सकती, कुछ भी हो सकता. अब चीजें चूंकि PR सेंट्रिक हो गया सब कुछ, और अब सिचुएशन और सारी कंडीशंस बदल रहे हैं, तो उसमें रिलेशन भी बदल रहे हैं, इक्वेशन बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है. वो रिव्यू की वजह से कभी नहीं हुआ. और रही बात अखबार के मीडिया टाइप और तमाम चीज़ों की, तो मीडिया टाइप जागरण ने ही ये शुरू किया था एक ज़माने में, और आज एक बहुत बड़ा वर्टिकल बन चुका है ये. लेकिन कभी मेरे मालिकों की तरफ से, एडिटर की तरफ से कभी प्रेशर नहीं रहा कि इस फिल्म के साथ हमारा मीडिया टाइप है, आप रिव्यू थोड़ा कंसीडर कीजिए. कभी नहीं, आज तक नहीं. मैं पिछले 17-18 साल से रिव्यू कर मेरा 40 years में कभी नहीं हुआ. बिल्कुल, ये तो ये कभी नहीं होता है. How to write a review. अच्छा, हम लोग सिर्फ बातें करते रहे इससे, और बाद में सिर्फ 2 सवाल के लिए आपको मौका मिले, तो इससे बेहतर है कि हम लोग पहले बीच में कुछ सवाल लें.